द राइट वे टू स्टडी इन सीएस एग्जीक्यूटिव। बच्चे, जब हम लोग सीसी से सीएस एग्जीक्यूटिव में आते हैं ना, तो हमारे लिए ऑल टुगेदर ये डिफरेंट प्लेग्राउंड होता है। हम लोग सीसी में जहां एमसीक्यूज पढ़ के आए होते हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव में हमारा सिलेबस तो वास्ट होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस में भी बहुत दिक्कत आती है। और राइटिंग प्रैक्टिस तो दूर की बात है, पहले तो हमें यही नहीं समझ आता कि सर हमें पढ़ना कहाँ से है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें हमारे एडुकेटर ने जो बुक दी है क्या उनसे पढ़ना है, या सर इसके साथ साथ मॉड्यूल पढ़ना भी जरूरी है, क्या सर हमें बेयर एक्ट, कंपनी लॉ में जो बेयर एक्ट है या जो सेबी की बेयर रेगुलेशंस हैं, जैसी पार्लियामेंट ने पास किया एक्ट या जो सेबी ने बनाई है जो रॉ फाइल होती है, क्या उससे हमें लॉ पढ़ना चाहिए, या सर हमें जो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं रिवीजन के उससे करना चाहिए। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन और डिलेमा है बच्चों का, जिसको बेटा आज मैं क्लियर करने आ रहा हूं। मतलब मैंने ना क्या किया यहाँ पर, मैंने आप सब लोगों के लिए अपना एक अनअकैडमी का लेक्चर जो कि प्लस स्टूडेंट्स के लिए होता है, सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए, वो मैंने विद स्पेशल परमिशन ऑफ अनअकैडमी उसे मैंने निकलवाया है। एंड इसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं या हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। राइट वे ऑफ स्टडी है क्या सीएस एग्जीक्यूटिव में। आप पैन इंडिया लेवल में कहीं भी पढ़ रहे हो किसी भी एकेडमी से, लेकिन ये आपका तरीका होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बच्चे यहां पर अभी आप मेरे साथ इस लेक्चर को देखिए, ये किस चीज का मैं बता देता हूं। सेबी की लोडर रेगुलेशंस है 2015, मॉड्यूल 2 के अंदर सिक्योरिटी लॉ है, उसमें सेबी की जो रेगुलेशंस है उसमें से रेगुलेशन नंबर 24 मैंने इस क्लास में कराई है। चाहे आप मॉड्यूल 1 के स्टूडेंट हो ना, तो भी आप इसको जरूर देखिएगा, आपको समझ अच्छे से आएगा। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि यही अप्रोच आपको पांचों लॉस के अंदर फॉलो करनी है। तो आइए, वेट किस बात की है, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जो कि है सेबी लोडर रेगुलेशन का। मैं फिर से बोलूंगा, मॉड्यूल 2 के बच्चे भी इसको देखेंगे और मॉड्यूल 1 के बच्चे भी देखेंगे, इफ दे वांट टू नो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडीइंग 5 लॉ सब्जेक्ट्स इन सीएस एग्जीक्यूटिव। ये बताओ, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ईसीआईबीएल के दो सेक्शंस किए, क्या वो सारे के सारे सेक्शंस आपने अच्छे से वॉइस नोट बना लिया? डन, याद हो गए? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अपना सेबी लोडर स्टार्ट किया था। 2 क्लासेस हो गई थी हमारी, एक हमने बेसिक्स की की थी, एक हमने पढ़ने की मॉड्यूल से स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने वन टाइम कंप्लायंसेस कर लिए थे, एंड वन टाइम कंप्लायंसेस के साथ साथ फिर हम लोगों ने कर लिया था इसमें क्वार्टरली कंप्लायंसेस, और क्वार्टरली कंप्लायंसेस के साथ साथ हम लोगों ने कर लिया था हाफ ईयरली कंप्लायंसेस। और मैं ये मान रहा हूं कि इन तीनों को भी आप पढ़ चुके हो, वॉइस नोट बना चुके हो, और आप लोगों को ये साथ साथ याद हो गया है। क्या बोलते हो जी? तीनों को पढ़ चुके हो, वॉइस नोट बना चुके हो और साथ साथ याद हो गया है, राइट? यस सर, एब्सोल्युटली डन। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हैंड रेज करेंगे और किसी से भी मैं ये पूरा सुनने वाला हूं जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कोई भी बच्चा जो कॉन्फिडेंट हो और हैंड रेज करके बता सके। सर आपकी इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम वाली वीडियो बड़ी मस्त थी। यस 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 सर, राइट राइट। हाँ जी, हैंड रेज करो फटाफट से। आपने उसमें रिंग पहनी थी, अच्छा वो रिंग कौन सी पहनी थी? मैंने पता नहीं, तो पहनी होगी, नहीं पता, रिंग गया होगा तो पहनी होगी। कशिश हैंड रेज करके सुना रही है। हेलो। हाँ जी बच्चा, 2 बातें बता पहले, कहाँ से, कितने साल किया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो? सर अलीगढ़ से। अलीगढ़ यूपी वाला? यस। कितनी दूर है वो दिल्ली से? ऐसा तो पता नहीं है। वेरी गुड। कभी दिल्ली नहीं आए? एक बार आई थी, टूर आए थे स्कूल का। तो 1 दिन का था या 2-3 दिन का था? एक ही दिन का था। तो फिर तो पास ही होएगा ना। ओके, अब ये बताओ मेरे को जी कि कितने साल के हो? सर 18 ईयर्स की। ओके, ये दोनों चीजें ना मुझे जाननी जरूरी होती है ताकि मैं
बात कर सकूं, मतलब ताकि मैं माइंडसेट देख सकूं बच्चे का किस लेवल का। हाँ जी कशिश जी बताओ। सर वन टाइम कंप्लायंसेस में सबसे पहले थे रेगुलेशन नंबर 6 सब रेगुलेशन 1। इसमें हर लिस्टेड एंटिटी को एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है, एंड अगर कोई वैकेंसी है तो उसे जल्दी से जल्द फिल करनी होती है, एंड विद इन 3 मंथ्स के अंदर फिल करनी होती है। एंड इंटरिम कैपेसिटी के अंदर आप किसी भी वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते। मतलब एंड मतलब अगर कोई जब तक मतलब कोई न्यू अपॉइंटमेंट अगर मतलब अगर आपने कोई वैकेंसी हो गई और आपने नया सीएस अपॉइंट करना है और आप इंटरिम पर्पस के लिए कोई कर रहे हो, तो वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए जो जो पैरामीटर्स को मैच करता हो, ये है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर जी सकते। वो क्या कह रहा है, अगर आपने इंटरिम वैकेंसी भी फुलफिल करनी है फॉर द टाइम बिंग, तो कहता है वो भी उन पैरामीटर्स को फॉलो करती हो, यानी कि वो बंदा भी सीएस ही हो, अदर देन सीएस को कंप्लाइंस ऑफिसर टेम्परेरी भी नहीं बना सकते। क्लियर है बेटा? जी तो इसकी वजह से अब आपका वॉइस नोट चेंज होगा क्योंकि आपने गलत बोला, राइट? ठीक है, आगे बोलो, आगे आगे आगे। फिर रेगुलेशन नंबर 7 सब रेगुलेशन 1, इसमें बोला है कि शेयर आपको लिस्टेड एंटिटी को शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना होता है। एंड जिस कंपनी में जो सेपरेट डिपार्टमेंट जो बनता है शेयर ट्रांसफर एजेंट का, जो कि जिनकी 1 लाख से ज़्यादा जिनके शेयर होल्डर्स होते हैं, तो 1 लाख से उनको रजिस्टर करवाना होता है सेबी के पास, जिनकी नेटवर्थ जो होती है वो 25 लाख रुपीज से ज्यादा होती है, तो उनको सेबी के पास रजिस्टर करवाना होता है एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना होता है। ठीक है, फिर थे क्वार्टरली कंप्लायंसेस। इसमें पहले बोला था रेगुलेशन नंबर बताओ सारे। रेगुलेशन नंबर 13 सब रेगुलेशन 3, रेगुलेशन नंबर 27 सब रेगुलेशन 2, एंड रेगुलेशन नंबर 31 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज बी, एंड रेगुलेशन नंबर 32 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन नंबर 32 सब रेगुलेशन 6, रेगुलेशन नंबर 33 सब रेगुलेशन 3, और रेगुलेशन नंबर 47। एंड फिर हाफ ईयरली कंप्लायंसेस में रेगुलेशन नंबर 20, रेगुलेशन 20। नंबर 27 सब पहले रेगुलेशन पहले क्वार्टरली में एक रह गई 20 है, मैंने 29। 29। ठीक है, परफेक्ट। 29 में कितने वर्किंग डेज पहले बताना होता है? 2 वर्किंग डेज पहले। कौन सी बोर्ड मीटिंग से? सारी बोर्ड मीटिंग से पहले? नहीं, जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव होते हैं उस वो वाली वाली बोर्ड बोर्ड। मीटिंग से, ठीक है। अच्छा, रेगुलेशन नंबर ये जो आपने सारी बताई, इन सबको बताना क्या क्या बोलता है। रेगुलेशन नंबर 13 सब रेगुलेशन 3 में इन्वेस्टर कंप्लायंस की रिपोर्ट जाती है। हाँ, रेगुलेशन नंबर 27 सब रेगुलेशन 2 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट जाती है। रेगुलेशन नंबर 31 सब रेगुलेशन 1 क्लोज बी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिपोर्ट जाती ये है। तीनों की तीनों एंड जो जाती हैं, ये तीनों की तीनों किस फॉर्मेट में जाती हैं, मतलब कितने दिनों में जाती हैं, सॉरी? विद इन 21 डेज के अंदर। ठीक है, 21 डेज फ्रॉम माई मैरिज एनिवर्सरी और योर बर्थ डेट। नहीं सर, जब क्वार्टर जब एंड हुआ है उसके तो विद इन 21 डेज क्वार्टर। फ्रॉम द क्लोजर ऑफ वन, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, राइट? जी। ठीक है, आगे। एंड फिर रेगुलेशन नंबर 32 सब रेगुलेशन 1 में स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन रिपोर्ट जाती है। हम्म, एंड रेगुलेशन नंबर 32 क्लॉज 6 के अंदर मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एजेंसी एजेंसी की रिपोर्ट जाती है, और ये दोनों एंड किससे रिलेटेड है? जब आप लोगों से पैसा रेस करते हो और वो पैसे को जब तक आप फुली यूटिलाइज नहीं करते हो, राइट? जी। ठीक एंड है, आगे। रेगुलेशन नंबर 33 सब रेगुलेशन 3 में फाइनेंशियल रिजल्ट्स जाते हैं, एंड जो विद इन 45 डेज के अंदर, और अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो उसके भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं। ठीक है, एंड रेगुलेशन नंबर 47 में बोर्ड एडवर्टीजमेंट देना होता है, जब आपने जब बोर्ड मीट फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव करवाया था बोर्ड मीटिंग में, तो विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट देना होता है। एडवर्टीजमेंट नहीं, 48 आवर्स में आपको जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो पब्लिश करने होते हैं। क्या ओके। बोलेंगे? जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपने बोर्ड मीटिंग में अडॉप्ट किए हैं, उनको न्यूज़पेपर जी। में पब्लिश करना होता है विद इन 48 आवर्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है? जी सर। याद रहेगा जी सबको इतना? आपको दो गलतियां पता चल गई आपकी, ठीक है, आगे। सर फिर हाफ ईयरली कंप्लायंसेस थे रेगुलेशन नंबर 23 सब रेगुलेशन 9। हम्म, इसमें बोला था अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स करी है, तो हम्म, जब आपने
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए थे, उसके विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको रिलेटेड ट्रांजेक्शंस की रिपोर्ट देनी होती है स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, एंड फिर रेगुलेशन नंबर 33 सब रेगुलेशन 3 में स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैश फ्लो जाता है विद इन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि बच्चे ने रेगुलेशन नंबर, सब रेगुलेशन नंबर, सब कुछ बहुत अच्छे से सुना दिया? बोलो जी। बच्चे ने रेगुलेशन नंबर, सब रेगुलेशन नंबर, सब कुछ बच्चे को याद है। एक दो जगह पर थोड़ा फंबल हुआ, वो समझ आ गया, राइट? अब आगे ना, आज की क्लास में हम और रेगुलेशन नंबर्स पे अभी उस पे नहीं जाएंगे कि अब हम ईयरली वाली भी देख ले, इवेंट बेस्ड भी देख ले, कंफ्यूज हो जाओगे। आज हम क्या करेंगे, 2 या 3 पर्टिकुलर रेगुलेशन उठाएंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है बात? 2 या 3 पर्टिकुलर रेगुलेशन उठाएंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपने रेगुलेशन नंबर 24 पे आते हैं। रेगुलेशन नंबर 24, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। देखिए, रेगुलेशन नंबर 24 सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो। सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, फिर ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है जी? या पहले ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, फिर ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है? पहले ये पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सर एटलीस्ट, अब ये हेडिंग क्या है देखो, कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सब्सिडरीज। पहली बात आपको ये याद है कि रेगुलेशन नंबर 17 से 27 कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। बोलो, रेगुलेशन नंबर 17 से लेके 27 कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। ये याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है देखो, कहता है सर एटलीस्ट, अब ये क्या कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी पे भी होगी। देखो हेडिंग समझ आ रही है कि जो लिस्टेड एंटाइटी है उसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सब्सिडरी को भी करना है। क्या यही हेडिंग समझ आ रही है? बोलो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू सब्सिडरी। इसका मतलब क्या है कि लिस्टेड एंटाइटी की सब्सिडरी पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल होगा। बोलो जी, मैं सही कह रहा हूं? बोलो बोलो, लिस्टेड एंटाइटी की सब्सिडरी पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होगा। सबको क्लियर है ये बात? फटाफट से बताएंगे, राइट? हेडिंग सबको क्लियर है? मैं पोल करके पूछ लेता हूँ कि भाई लिस्टेड एंटाइटी की सब्सिडरी पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल होएगा, ठीक है जी? यस सर। अब ये कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या होगा, एक बार समझते हैं। आप मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आप कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे मुझसे डिटेल में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो क्या दो बातें आपको समझ आती हैं? पहली बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम होता है टू रेज रेड फ्लैग। कोई चीज जो गलत है कंपनी वो कर रही है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑब्जेक्शन रेज करता है। एंड सेकेंडली, जो चीज सही है कंपनी वो नहीं कर रही है तो भी वो रेड फ्लैग रेज करता है। समझ आ रही है बात में क्या बोल रहा हूँ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी में ऑब्जेक्शंस करता है जब कंपनी कुछ भी गलत कर रही हो या कुछ भी सही ना कर रही हो, ठीक है जी? आपको पता है जब मैं कंपनी लॉ में डायरेक्टर चैप्टर पढ़ाता हूँ ना आपको, तो वहां पर ना मैं आपको सीटिंग प्लान तक बताता हूँ कि जब आप कल को कंपनी में सीएस बनोगे, आपकी बोर्ड मीटिंग होगी, तो आप सीटिंग प्लान कैसे करना, ऐसी जगह पर कहां पर एमडी को बिठाओ, कहाँ चेयरपर्सन को बिठाओ, कहां पर आईडी को बिठाओ, ताकि सीटिंग अरेंजमेंट से भी ये पता चलता है कि भाई जो हमारे ऑब्जेक्शंस है वो मिनिमल हो सके। समझ आ रही है बात? मतलब रेजोल्यूशन पास होगा कि नहीं होगा, ऑब्जेक्शंस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सीटिंग अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो इतनी बारीकी में मैं आपको कंपनी लॉ में डायरेक्टर चैप्टर पढ़ाता हूँ। आप पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा कि यार इस लेवल तक सर ने बता रखा है कि देखो इसको यहाँ बिठा दिया ना, बहसबाजी हो जाएगी, रेजोल्यूशन ही पास नहीं होगा, इसको ना इस वाली सीट पे बिठाओ और आईडी के साथ इन लोगों को बिठाओ। समझ आ रही है बात? गेटिंग में, ये लॉ का पार्ट थोड़ी है, लेकिन वो सिखाना रियल लाइफ में जो मैंने सीखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटाइटी। लिस्टेड एंटाइटी जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो एक आईडी है, याद है हमने देखा था रिलायंस में बड़े सारे आईडीज हैं, रिलायंस में बड़े सारे आईडीज हैं, तो उनकी लिस्टेड एंटाइटी का यानी कि रिलायंस का एक आईडी शैल बी a director on the board of directors of unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not। मतलब अगर मैं इसको सिंपल ट्रांसलेट करूं, अभी सिर्फ ट्रांसलेट, ठीक है? यहाँ हमारे रेगुलेशन नंबर 24 में, ठीक है?
सिंपल ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या कह रहा हूं, लिस्टेड एंटाइटी का एक आईडी जो है वो मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, यही वर्ड लिखा है, मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया के बाहर है, इसके अंदर डायरेक्टर होना चाहिए, शैल बी अ डायरेक्टर। मतलब इसका एक आईडी जो है वो इसमें भी डायरेक्टर होना चाहिए। क्या यही बात बोल रहा है? बोलो बोलो जी, फटाफट से बोलो। लिस्टेड एंटाइटी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है जी। अभी हमें ये पता नहीं है कि मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी होती क्या है, अभी हमें नहीं पता कि मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी क्या होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड एंटाइटी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑडिट कमिटी के बारे में भी मेरे को आपको थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा। पहले काम करते हैं, मटीरियल सब्सिडरी पे आते हैं, फिर ऑडिट पे आते हैं। सुनना, अब ये बताओ मेरे को पहले कि क्या सारी सब्सिडरीज में डायरेक्टर बिठाना है या सिर्फ मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में बिठाना है? क्या लिखा है लॉ में? लॉ में लिखा है कि लिस्टेड एंटाइटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में बिठाएगी। सारी सब्सिडरीज नहीं बोल रहा, मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। अब ये बताओ कि मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का कोई क्राइटेरिया होगा? मान लो हमारी लिस्टेड एंटाइटी, हमारी 10 सब्सिडरीज हैं, उन 10 में से अगर 2 इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं तो उन 2 में हमारा आईडी डायरेक्टर बनेगा। लॉजिकल है, बात समझ आ रही है? सारी सब्सिडरीज में नहीं, मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में। अब मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी क्या होती है देखते हैं। कहता है मटीरियल सब्सिडरी शैल मीन अ सब्सिडरी, शैल मीन अ सब्सिडरी, और मीन है यानी कि जो मीनिंग दिया वही मानना है। हुज इनकम और नेटवर्थ exceeds 20% of the consolidated income or net worth, whose income or net worth exceeds 20% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year। क्या मतलब हुआ इसका? बड़े ध्यान से देखते हैं क्या मतलब हुआ, सुनिएगा। एक है होल्डिंग कंपनी, एक है सब्सिडरी 1, एक है सब्सिडरी 2। ठीक है, होल्डिंग कंपनी की इनकम और नेटवर्थ पहले तो ये लेते हैं, होल्डिंग कंपनी की इनकम और नेटवर्थ। ठीक है जी, होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ है 1000 करोड़, इनकम है 200 करोड़। ठीक है, सब्सिडरी S2, एक और ले लेते हैं, S3 भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आएगा। S3, S1 जो है सब्सिडरी है, S2 भी सब्सिडरी है, S3 भी सब्सिडरी है। इसका मतलब क्या हुआ, एज पर कंपनी लॉ सेक्शन 2 क्लॉज 87 ये तीनों सब्सिडरीज हैं, और ये सेक्शन 2 क्लॉज 46 के हिसाब से होल्डिंग कंपनी। ये तो सबको क्लियर है? बोलो, 246 के हिसाब से होल्डिंग है और 287 के हिसाब से सब्सिडरी है। ठीक है, अब ये जो सब्सिडरी है इसकी इनकम एंड इसकी नेटवर्थ, इसकी इनकम इसकी नेटवर्थ, इसकी इनकम इसकी नेटवर्थ। ठीक है जी, इसकी नेटवर्थ है 200 करोड़, इसकी नेटवर्थ है 400 करोड़, और इसकी नेटवर्थ है 80 करोड़। ठीक है जी, बोलो, इसकी है 200 करोड़, इसकी है 400 करोड़, इसकी है 80 करोड़। ठीक है जी, इसकी कितनी हो गई, इसकी 100 करोड़ कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी तुमको। ठीक है, इसकी जो इनकम है, इसकी इनकम वो है 160 करोड़, इसकी इनकम है 40 करोड़, और इसकी इनकम है 10 करोड़। इसकी कर देते हैं 30 करोड़, और इसकी कर देते हैं हम 10 करोड़। ठीक है जी, होल्डिंग कंपनी की इनकम एंड नेटवर्थ दी गई है, सब्सिडरीज की भी इनकम एंड नेटवर्थ दी गई है। अब कहता है हमको ये देखना है कि इन तीनों सब्सिडरीज में से कौन सी मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है। मटीरियल सब्सिडरी, अनलिस्टेड तो हमें समझ आ गया कि जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और ये मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी दोनों हो सकती है, इन इंडिया भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। इसमें अमेंडमेंट आई है, पहले क्या होता था, पहले ये
इंडियन की बात करता था, मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी। अब ये इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया, दोनों की बात कर रहा है। अब आप ये बताओ कि अगर हम इनको प्लस कर दें, अगर हम इसकी इनकम की परसेंटेज निकालें इसकी, तो आप बताओ ये कितनी बन रही है बॉस? 200 करोड़, 160 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़, टोटल कितना हो गया? 200, 360, 390 एंड 400। तो कंसोलिडेटेड इनकम कितनी हो गई? इन सब की कंसोलिडेटेड इनकम कितनी है? कंसोलिडेटेड इनकम हो गई इनकी 400 करोड़। बोलो जी, 200, 160, 360 और 40, राइट। और कंसोलिडेटेड नेटवर्थ कितनी हो गई? कंसोलिडेटेड नेटवर्थ कितनी हो गई? 1000 और 200, 1200, 1200 और 400, 1600, 1700, 1700 करोड़ हो गई। ठीक है जी, ये हो गई इनकी कंसोलिडेटेड इनकम एंड नेटवर्थ। ठीक है जी। अब आप ये बताओ मुझे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, इनकी कितने परसेंट आ रही है? अच्छा, इसका 20% निकालना, इसका हमें 20% निकालना। तो इसका 20% कितना आ गया जी? इसका 20% आ गया कंसोलिडेटेड इनकम का, 20% आ गया 80 करोड़। और इसका इसका कितना आ गया? इसका आ गया 20%, 340 करोड़। ठीक है जी, राइट। और ये क्या कह रहा है? इफ इट एक्सीड्स, यहां पर वर्ड क्या है? एक्सीड्स। अगर वो एक्सीड करती है तो मतलब अगर किसी भी सब्सिडरी की, अगर किसी भी सब्सिडरी की इनकम या नेटवर्थ इसके 20% से ज्यादा एक्सीड करती है, यानी कि इनकम 80 करोड़ से ज्यादा है या नेटवर्थ 340 करोड़ से ज्यादा, और दोनों में और है, और यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बेटा अगर फुलफिल हो गई तो मामला डन हो गया। सिंपल है ना, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आप यहां देखो ध्यान से, इस एग्जाम्पल में देखो, क्या इसकी इनकम 80 करोड़ से ज्यादा है? नहीं है। क्या नेटवर्थ 340 करोड़ से ज्यादा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये सब्सिडरी तो है लेकिन मटेरियल सब्सिडरी नहीं है। सही कह रहा हूं जी? बोलो, सब्सिडरी तो है लेकिन मटेरियल सब्सिडरी नहीं है। क्या इसकी इनकम 80 करोड़ से ज्यादा है? नहीं है। लेकिन क्या इसकी नेटवर्थ 340 करोड़ से ज्यादा है? इसका मतलब ये मटेरियल सब्सिडरी है। किसकी वजह से? नेटवर्थ की वजह से। अच्छा, इसकी नेटवर्थ क्या 340 करोड़ से ज्यादा है? नहीं है। लेकिन क्या इनकम 80 करोड़ से ज्यादा है? तो इसका मतलब ये भी मटेरियल सब्सिडरी है लेकिन इसकी वजह से। तो क्या सब लोगों को अच्छे से कहानी समझ आ गई? बोलो, बोलो जी। डन 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 डन, यस सर, एब्सोल्युटली। अब एक बार पहले पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो। देखो क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो। देखो, डन, राइट। अब मेरा यहां पर एक सवाल आता है, देखो इसको ना आराम से समझना है, चाहे हम पढ़े 2 रेगुलेशन, लेकिन ऐसे समझनी है कि कॉन्सेप्ट खुल जाए पूरा और दिमाग में बैठ जाए। अभी के अभी सेबी लोडर रेगुलेशन के बेयर रेगुलेशन पे जाओ जरा, सेबी लोडर के बेयर रेगुलेशन पे जाओ जरा, निकालो सेबी की वेबसाइट से जाके। मैंने सिखा रखा आपको कैसे निकालना है, निकालो। उसके अंदर रेगुलेशन नंबर 16 में देखो क्या मटेरियल सब्सिडी की डेफिनेशन दी गई है। रेगुलेशन 16 की बात कर रहा हूं। रेगुलेशन 16 में देखो क्या मटेरियल सब्सिडी की डेफिनेशन दी गई है। अगर आप रेगुलेशन 16 में मटेरियल सब्सिडी देखते हो तो वहां अगर आप देखोगे तो वहां पर देखो परसेंटेज में कुछ झोल झाला है, परसेंटेज में कुछ झोल झाला है। देखो वहां देखो डेफिनेशन सेम होगी, परसेंटेज में गड़बड़ है। सब लोग चेक करो। कशिश कह रही है कि हाँ सर रेगुलेशन 16, रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन कौन सी है? रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1
क्लॉज ABCD 4 क्लॉजेस दे रखे हैं वहां पे, ABCD 4 क्लॉजेस दे रखे होंगे, सही कह रहा हूं? उसमें से मटेरियल सब्सिडरी का कौन सा? मटेरियल सब्सिडरी का C है। 16(1) C है या खाली 16C है? रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज C है। रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज A है, रेगुलेशन 16 क्लॉज C है। रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज C मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 10% लिखा हुआ है, यहां पर मैं 20% लिखा हुआ है मॉड्यूल में। अब दोनों में से क्या कोई कुछ गलत है, क्या है? कुछ गलत है कि क्या है? सबने निकाल लिया बेयर रेगुलेशन, क्योंकि जो मुझे समझाना है उसके लिए सबके सामने खुला होना चाहिए बेयर रेगुलेशन। सबने निकाल लिया बेटा, सबने। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप रेगुलेशन 16 में डेफिनेशंस दे रखी हैं, उसमें जब आप पहली ऊपर की लाइन पढ़ते हो तो वो लिखा हुआ है कि ये डेफिनेशंस जो है इनका ये मतलब लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। पढ़ के देखो पहले, ये लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। देखो लिखा हुआ है ऐसा कुछ, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। और दिस चैप्टर का मतलब क्या है? रेगुलेशन नंबर 16 में डेफिनेशन दी गई है। देखो रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज C में मटेरियल सब्सिडरी की डेफिनेशन दी गई है। और मटेरियल सब्सिडरी की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर क्या बोला गया है? यही वाली सेम बात बोली गई है, लेकिन उसमें 10% बोला गया है। ठीक है जी। और उसमें साथ में ये बच्चे ने भेज दी डेफिनेशन, और उसमें साथ में अगर आप देखोगे ये नहीं, तो यहां कह रहा है मटेरियल सब्सिडरी शैल मीन अ सब्सिडरी हुज टर्नओवर ऑन नेटवर्थ एक्सीड्स 10%। अब इन्होंने एक क्राइटेरिया और चेंज कर दिया। अब इन्होंने देखो ये अमेंडमेंट आई है, देखो टर्नओवर कर दिया, टर्नओवर यहाँ टर्नओवर कर दिया, राइट? यहां पर टर्नओवर कर दिया इन्होंने, राइट? और साथ में 10% कर दिया, ये देख रहे हो, टर्नओवर एंड 10%। और ये अमेंडमेंट से आपको दिख रहा है 99, 100, 101 ये अमेंडमेंट है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। तो सर हमें कौन सी वाली माननी है, पहले तो उसको समझते हैं। सुनिए, रेगुलेशन 16 में जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन आपने माननी है फॉर द पर्पज ऑफ सच चैप्टर, है ना? और वो चैप्टर है रेगुलेशन नंबर 17 से लेके 27 वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला। ठीक है जी, 17 से 27 वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला। लेकिन आप मुझे एक बात बताना जो मैं पूछ रहा हूं, कंपनी लॉ में, पूरे कंपनी लॉ में जब आप कंपनी वर्ड आता है कंपनी, तो आप कौन सी डेफिनेशन लगाते हो? जल्दी बोलो। पूरे कंपनी लॉ में जब कंपनी वर्ड आता है तो आप कौन सी डेफिनेशन लगाते हो? सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली, राइट? वहां जो कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है। लेकिन जब होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो, सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 87, तो उसमें कंपनी का मीनिंग 2 क्लॉज 20 वाला लगाते हो या कोई और मीनिंग लगाते हो जो उन पर्टिकुलर सेक्शंस में दिया हुआ है? बोलो सर। 2 क्लॉज 46 में, 2 क्लॉज 87 में कंपनी का अलग मीनिंग दिया हुआ है, और जब हम होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन को इंटरप्रेट करते हैं तो हम वो अलग वाला मीनिंग लगाते हैं, ना कि 2 क्लॉज 20 वाला कॉमन मीनिंग। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो, ये उसको तो समझ आ रहा होगा जो मेरे से पढ़ा हुआ है। इन द सेम मैनर जब हम फॉरेन कंपनी पढ़ते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 का मीनिंग पूरे कंपनी लॉ में लगाते हैं। लेकिन जब हम सेक्शन 234 पढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में, सेक्शन 234 पढ़ते हैं, तो वहां पर हम 234 में जो एक्सप्लेनेशन में फॉरेन कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है वो लगाते हैं, ना कि 2 क्लॉज 42 वाला। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मीनिंग जब डेफिनेशन में दिया होता है तो पूरे चैप्टर में, पूरे एक्ट में वही मीनिंग लगता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई और मीनिंग दे रखा है तो फिर वो वाले सेक्शन के लिए वही वाला मीनिंग लगता है। ऐसा ही होता है, बोलो। तो इसका मतलब क्या है? रेगुलेशन 17 से लेके रेगुलेशन 27 तक जहां पर भी मटेरियल सब्सिडरी आएगा तो ये 10% वाला लेंगे। लेकिन 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 रेगुलेशन 24 में मटेरियल सब्सिडरी आएगा तो 10% वाला नहीं लेंगे, 20% वाला लेंगे। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो बोलो जी। तो ये जो रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज C वाला जो मीनिंग दिया गया है, ये पूरे चैप्टर पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट रेगुलेशन 24। अब बताओ, पूरी कहानी क्लियर है? तो रेगुलेशन 24 में ये वाला मीनिंग नहीं लेंगे, रेगुलेशन 24 में वो मीनिंग लेंगे जो 24 के अंदर दिया है। अब आप उसी बेयर रेगुलेशन में 24 निकालो जरा, उसी बेयर रेगुलेशन में 24 निकालो। और जब आप 24 निकालते हो तो उसके अंदर देखो क्या सेम मीनिंग दिया हुआ है?
देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। रेगुलेशन 24 निकालो, उसके अंदर देखो। उसमें भी इनकम और नेटवर्थ है, उसमें भी इनकम और नेटवर्थ है, वो भी 20% है। इनकम और नेटवर्थ है और 20% से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 20, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 24, हम मटेरियल सब्सिडरी का मतलब वो लेंगे जो इसमें दिया, ना कि वो लेंगे जो रेगुलेशन 16 में दिया है। आई होप सबको क्लियर है। और आधी दुनिया को यही कंफ्यूजन रहती है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और पेपर से एक दिन पहले भी बच्चे यही पूछ रहे होते हैं। क्लियर है? डन। वो तो लिखा ही होगा ना बच्चा। प्रज्ञा कह रही है सर रेगुलेशन 16 में साफ साफ लिखा हुआ अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो हर जगह यही होता है, हर जगह पर यही होता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी और सेक्शन में, किसी और रेगुलेशन में कुछ और दिया हुआ है तो वो वाला मानेंगे, नहीं तो यही वाला चलेगा। राइट? ये देखो, at least one independent director on the board of directors of the listed entity shall be a director on the board of this for the purpose of this provision notwithstanding anything contrary। देख रहे हो ये notwithstanding anything, इसका मतलब क्या है? notwithstanding regulation 16, मतलब रेगुलेशन 16 वाला मटेरियल सब्सिडी वाला मीनिंग क्या भाड़ में, वो नहीं लेंगे, यहाँ पर खुद का मीनिंग लेंगे। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी। यहाँ पर खुद का मीनिंग लेंगे, वो वाला नहीं लेंगे। ठीक है? डन 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 डन। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से ऑडिट कमेटी की बात कर रहा है, तो अब मैं यहाँ आपको ऑडिट कमेटी के बारे में बताऊंगा। इसको ना मैं पॉइंट ही नहीं मान रहा, इसको पॉइंट मान रहा हूँ, क्योंकि यार ये तो मीनिंग है, कोई पॉइंट थोड़ी है। ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स तो यही है ना। राइट? अब सुनना ध्यान से। अब ना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑडिट कमेटी का रोल बता रहा हूँ, सुनिएगा। ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स का रोल बता रहा हूँ, सुनिए। होता क्या है, ये है कंपनी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके अंदर कंपनी की बुक कीपिंग। अब आप ये बताओ कि डेली मर्रा के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस रिसीवेबल्स होते हैं, पेटी कैश बुक से लेके बड़े बड़े वाउचर्स, इनवॉइसेस जो भी होते हैं, वो सब इस लेवल पे प्रोसेस होते हैं। बुक कीपिंग इस लेवल पे सारी चीजें प्रोसेस होती है, मेंटेन होती है, सारी चीजें इस लेवल पे बनाई जाती हैं। इस लेवल पे बनाने के बाद ये डेली बेसिस की रिकॉर्डिंग होती है ना। इस लेवल पे बनाने के बाद क्या इस लेवल पे बैलेंस शीट पीएनएल फाइनलाइज होता है? बोलो जी, क्या इस लेवल पे बैलेंस शीट पीएनएल फाइनलाइज होता है? और जब इस लेवल पे बैलेंस शीट पीएनएल फाइनलाइज होता है तो उसको बाहर से ऑडिटर आके ऑडिट करता है, उसको बाहर से ऑडिटर आता है और इसको आके ऑडिट करता है, और इसको बाहर से ऑडिटर आके ऑडिट करता है, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। बोलो जी, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। वो जो ऑडिट रिपोर्ट देता है, वो ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी जाती है। वो जो ऑडिट रिपोर्ट देता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी जाती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे अपनी एक बोर्ड रिपोर्ट देते हैं, और फिर वो ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट जो है वो मेंबर्स को भेजी जाती है। जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो बुकलेट जाती है एनुअल रिपोर्ट, जिसके अंदर बोर्ड रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट सब भेजी जाती है। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो। पहले ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं। कंपनी लॉ में साफ साफ लिखा गया है कि अगर ऑडिटर ने अपनी, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, अगर उसमें ऑडिटर ने कुछ भी गलती निकाली है आपकी, तो अगर मान लो उसने कोई एडवर्स रिमार्क दिया, जी मेरे हिसाब से कंपनी ने अकाउंट्स में ये ठीक नहीं किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसका रिप्लाई देना पड़ता है अपनी बोर्ड रिपोर्ट में। तो बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है कि ऑडिट रिपोर्ट पहले बनती है या बोर्ड रिपोर्ट। आई होप आपको कंफ्यूजन दूर है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में अगर उसने कोई एडवर्स रिमार्क दिया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसका रिप्लाई करना होता है बोर्ड रिपोर्ट में। तो इसका मतलब वो ऑडिट रिपोर्ट पहले बनती है, बोर्ड रिपोर्ट बाद में बनती है। क्लियर है ये बात सबको? अब आप मेरी बात को सुनना जो मैं कह रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस में क्या चांसेस हैं, क्या इस पूरे प्रोसेस में चांसेस हैं कि भाई कंपनी के डायरेक्टर्स ने ऑडिटर के साथ सांठगांठ कर ली हो और वो कुछ गलतियां निकाले ही ना? बोलो जी, पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने और ऑडिटर्स ने आपस में सांठगांठ की हुई है। ठीक है,
इसके लिए फिर एक सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 138 है कंपनी लॉ में, 138, मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं अभी। कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 138 आया जिसमें बोला गया कि बड़ी कंपनीज में, अच्छा एक चीज और समझो, ये जो ऑडिटर है ये ऑडिट करता होगा बड़ी सारी कंपनीज का। ऑडिट चैप्टर में आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकता है एंड ऑल दैट। पर ये बताओ कि इसका जो सीजन का टाइम होता है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाती है, तो इसका सीजन का टाइम अप्रैल मई जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक रहता है। कहना ही से कि ये एक कंपनी में कितना टाइम दे देगा ऑडिट के लिए, 10 दिन 12 दिन हफ्ता, इससे ऊपर तो नहीं देगा भाई। इसमें और भी तो क्लाइंट कंपनीज को देखना ऑडिटर ने, बोलो हाँ या ना। एक ऑडिटर की, एक सीए की, बड़ी सारी क्लाइंट कंपनीज है। अब एक कंपनी पे कोई 4 महीने तो लगाएगा नहीं। तो कहना इसे कि पूरे साल के 365 दिन के 365 डेज के अकाउंट से एक हफ्ते में ऑडिट करेगा। अब इसके लिए पॉसिबल है सारी निटिगिटीज को फाइंड आउट करना, क्या पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी कंपनीज को क्या करना पड़ता है, एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। क्या करना होता है? एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। ये इंटरनल ऑडिटर जो है ना, ये इन बुक कीपर्स के ऊपर बैठा होता है, समझ गए? इन दोनों के बीच में एक इंटरनल ऑडिटर आ जाता है। बात समझ आई? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंडर इंटरनल ऑडिटर आ गया और इसके अंडर वो बुक कीपिंग वाले बीकॉम वाले लड़के आ गए। जितनी भी कंपनीज है जनपैक टाइप, ये क्या करती हैं, बुक कीपिंग के लिए वो अकाउंट्स को, कॉमर्स ग्रेजुएट को उठा लेती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, साल का 2-2.5 लाख का पैकेज देती है, महीने का 20-25 हजार काम सीखने के लिए, और इनको इंटरनल और इनको बुक कीपिंग कराती है। इनसे गलतियां भी होती हैं। इनके ऊपर इंटरनल ऑडिटर बिठा दिया जो सीए है, समझ आ रहा है? एक सीए के अंडर, जरूरी नहीं सीओ, नॉन सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है, एमकॉम भी हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर कोई प्रोफेशनल होगा ऐसा लॉ में नहीं लिखा। तो ये बंदा एक थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस या थोड़ा सा ज्यादा अकाउंट जानने वाला इनके ऊपर बिठा देते हैं, ताकि ये जो भी गलती करे ये हर 10 दिन में 15 दिन में चेक करता है और गलतियां अपने लेवल पे ठीक करा देता है। तो कहना इसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो बाहर से आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा सुकून वाला काम हो गया, बोलो हाँ या ना? उसके लिए थोड़ा सा सुकून वाला काम हो गया कि एक लेवल पे फिल्ट्रेशन हो चुकी है, एक लेवल पे गलतियां ठीक हो चुकी है। बोलो जी, क्लियर है बेटा सबको ये बात? बोलो, एक लेवल पे गलतियां ठीक हो चुकी है। यहां तक पूरी कहानी समझ आ रही है? राइट। लेकिन अभी भी मेरा एक सवाल है आपसे, ये इंटरनल ऑडिटर प्रोफेशनल भी हो सकता है, नॉन प्रोफेशनल भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय भी हो सकता है या आउटसाइडर भी हो सकता है, ये सब बातें सेक्शन 138 ऑफ कंपनी लॉ में दी गई है। ये वाला बंदा भी कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मिला हो, प्रोबेबिलिटी है? उल्टा मैं तो बोलूंगा ज्यादा चांसेस है, मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा चांसेस है। बोलो जी हाँ या ना? सर उल्टा इसके तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है। राइट, राइट। तो अब ये हुई प्रॉब्लम नंबर 1, ये हुई प्रॉब्लम नंबर 2। सॉल्यूशन इसका अभी तक कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है? और ये इंटरनल ऑडिटर सेक्शन नंबर 138 में है, ठीक है? अब क्या आता है? अब आता है सेक्शन नंबर 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट पिक्चर में, ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। जो पुराने लॉ में सेक्शन 292A होता था, याद करो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था नारायण मूर्ति कमेटी के कहने पे। और साथ में अब ये आ जाता है रेगुलेशन नंबर 18 ऑफ लोडर के अंदर भी। अब मेरी बात को समझेगा जो मैं कह रहा हूं, सुनिए। ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, सुनिएगा। ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं ज्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ज्यादातर मैक्सिमम, ठीक है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। एंड अब होता क्या है, सुन लो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, मैं लाइन जो बोल रहा हूं सुनिएगा। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके अंडर आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके अंडर आता है बुक कीपिंग। ये पहले चलता था जो मैंने बोला, ये पहले चलता था, राइट? ये कन्वेंशनल अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच। आप समझ रहे हो? मेरे लिए बड़ा आसान है आपको बोलना यार ऑडिट कमेटी एक कमेटी होती है, लेकिन उसको समझना, उसकी रीजनिंग को। अब देखो, अब की अप्रोच क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर के अंदर बुक कीपिंग। जनरली बताओ, चीजें जो है एक अलग लेवल पे एक्सपैंड हो गई है। बोलो, बोलो जी। अब क्या होता है? अब आज के टाइम में बड़ी कंपनीज में बुक कीपिंग होती है,
उनके ऊपर इंटरनल ऑडिटर बैठा होता है, और फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है ये बैलेंस शीट पीएनएल को फाइनलाइज करते हैं, ये बैलेंस शीट एंड पीएनएल को फाइनलाइज करते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, ऑडिटर आता है। ऑडिटर आके इस बैलेंस शीट पीएनएल का ऑडिट करता है और इस पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। यही था ना, यही था, बोलो जी। और ये जो ऑडिटर है, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, ये जो ऑडिटर है हमारा, ये ऑडिटर, ये ऑडिटर जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है, उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट किसके पास जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर अपनी बोर्ड रिपोर्ट देते हैं। अब सुनिएगा इधर ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, इधर देखिए, ये जो ऑडिटर है, स्टैट ऑडिटर, ये जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, तो अब इस ऑडिट रिपोर्ट को सीधा बीओडी के पास नहीं भेजा जाएगा, इस ऑडिट रिपोर्ट को सीधा बीओडी के पास नहीं भेजा जाएगा। इस ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट करेगी ऑडिट कमेटी। ये बात समझ आ रही है, ऑडिट करेगी, या आप समझ लो कि लॉ की लैंग्वेज ऑडिट नहीं है, लॉ की लैंग्वेज है कि वो एग्जामिन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट सही है कि नहीं है। लेकिन कहना ही से कि एग्जामिन कर रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से वो ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट कर रहे हैं, बोलो, वो ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट कर रहे हैं। और ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जब आप देखोगे, जब आप यहाँ पर ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स देखोगे बेटा, तो आपको यहाँ पर रियलाइज होगा, ये देखो ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि इसके कॉम्पोजिशन में, ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन, ये देखो यहाँ तो रोल दिया हुआ, कोरम में ही देख लो, आप समझ जाओगे। कोरम में देखो, कह रहा है सर कोरम में देखो क्या कह रहा है ऑडिट कमेटी की, हालांकि यहाँ कॉम्पोजिशन नहीं दिया, मैं पढ़ाऊंगा आपको बेयर रेगुलेशन से। The quorum for audit committee shall either be 2 members or 1/3 of the members of committee, whichever is greater, 1/3 or 2, whichever is higher, with at least 2 independent directors। के quorum जो है उसमें कम से कम 2 IDs का आना जरूरी है, राइट। हालांकि यहाँ कॉम्पोजिशन नहीं दिया, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑडिट कमिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें ज्यादातर मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। आप पढ़ोगे अभी आगे, कहीं जगह लिखा है मेजॉरिटी, कहीं जगह लिखा है 2/3। आप पढ़ोगे आईडीज कितने होते हैं, वो लॉ में क्या लिखा हुआ है, कई जगह पे लिखा है मेजॉरिटी, कई जगह पे लिखा है 2/3, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। कई जगह पे लिखा है मेजॉरिटी और कई जगह पे लिखा है 2/3, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। बच्चा कह रहा है सर पेज नंबर 302 मॉड्यूल का चेक करो, वहां दिया हुआ है 302, ये रहा, हाँ ये रहा कॉम्पोजिशन, ये रहा, ये देखो, ये देखो, कहता है ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट। 2/3 लिखा हुआ है देखो, एटलीस्ट 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, एक जगह पे कह रहा है आपको, चलो ये 2/3 वाली बात तो समझ आ गई कि 2/3 ऑफ दी डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स में 2/3। मैं एक काम करता हूँ ना, इसमें अमेंडमेंट आई है उसको यहाँ डाल देता हूँ, इधर देखना ध्यान से, इसको मैं अमेंडमेंट को डाल देता हूँ यहाँ पे। कह रहा है सर आईडीज कितने होंगे, 2/3 आईडीज होंगे, 2/3 आईडीज होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 है तो 3 में से 2, और अगर 6 है तो 6 में से 4। ये बात समझ आ गई, बोलो, 3 है तो 3 में से 2, और अगर 6 है तो 6 में से 4। क्लियर है। लेकिन एट द सेम टाइम बोलता है कि अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, एसआर इक्विटी शेयर्स मैं आपको कंपनी लॉ में भी पढ़ाता हूँ एसआर इक्विटी शेयर्स के बारे में, और यहाँ पर तो मैं पढ़ाऊंगा आईसीडीआर में। कितने लोगों को याद है कि एसआर इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, जिन पे आपको ज्यादा वोटिंग राइट्स मिलते हैं, बोलो जी, फटाफट से बोलो। कंपनी के इक्विटी शेयर्स 3 प्रकार के होते हैं। देखो मुझे ना सब बताना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा मॉड्यूल 1 दिए बिना मॉड्यूल 2 दे रहा हो, या हो सकता है कोई बच्चा जो है वो मॉड्यूल 1 मेरे से ना पढ़ा हो, कहीं और से पढ़ा, उसने एसआर इक्विटी शेयर ना सुनो। इक्विटी शेयर्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, ये वो शेयर्स होते हैं जहां पर एक शेयर पे 1 वोट मिलता है, एक शेयर पे 1 वोट मिलता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये वो होते हैं जिसमें एक शेयर पे कम वोट मिलता है, मतलब समझ लो 5 शेयर पे 1 वोट मिल गया, या 10 शेयर पे 1 वोट मिल गया, या 2 शेयर पे 1 वोट मिल गया, 10 शेयर्स पे 1 वोट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके ज्यादा होंगे लेकिन नंबर ऑफ वोट्स आपके कम होंगे।
बाकी सब सेम रहेगा, जितना डिविडेंड इनको मिलेगा इतना ही डिविडेंड आपको मिलेगा। कल को कंपनी वाइंड अप होती है, एक शेयर के बदले जितने पैसे आपको वापस मिलेंगे उतने इनको, बस फर्क क्या है, वोटिंग राइट का। अब आप ये बताओ कि अगर ये डिफरेंस, ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मान लो 400 रुपए का है, तो कहने से कि डीवीआर कहीं ना कहीं 300-320 रुपए का होना चाहिए। बोलो जी, मतलब प्राइस कम होना चाहिए ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वोट्स कम मिल रहे हैं। ठीक है बेटा। और कंपनीज, बड़ी सारी कंपनीज डीवीआर इशू करती हैं। टाइटन के डीवीआर बहुत फेमस हुए थे, उसने लिए थे राकेश झुंझुनवाला साहब ने सन 2000 में। और एक होते हैं एसआर इक्विटी शेयर्स। एसआर इक्विटी शेयर्स होते हैं सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स, यानी कि एक शेयर पे 2 वोट, एक शेयर पे 5 वोट, एक शेयर पे 10 वोट मैक्सिमम, मतलब एक शेयर पे आपको 10 वोट मिलेंगे। तो क्या ये ऑर्डिनरी से ज्यादा पावरफुल हो गया? तो कहना इसे कि भाई ये 1000 रुपए के आसपास होना चाहिए या 500 रुपए, जो भी प्राइस हो। बट कहने का मेरा मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये 3 प्रकार के इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है। तो कंपनी ऑर्डिनरी, ज्यादातर कंपनी 99% कंपनी ये वाले इशू करती है, पर ये दोनों भी कंपनी इशू करती है। तो अब ये कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिस, अच्छा ये मैं बोलता हूँ, वो महाभारत और रामायण वाली कभी लड़ाई देखी है आपने, रामानंद सागर की और बी आर चोपड़ा की जो बनाई गई है, रामायण और महाभारत, उसमें कभी देखा ना, वो सामने लड़ाई हो रही है, ऐसे करके तीर को करके मंत्र पढ़ते थे, मारते थे, एक तीर का 10 तीर हो जाते थे। देखा कभी? यहाँ से एक तीर मारते थे और मल्टीप्लाई होकर 10 तीर हो जाते थे। तो ये वही है ना, एक तीर है, एक तीर है, एक शेयर है, लेकिन वो जैसे ही मारेगा वो 10 वोट हो जाएंगे। समझ आ गई बात सबको? एक शेयर के 10 वोट हो जाएंगे, एक तीर के 10 तीर हो गए। क्लियर है ना सबको? बोलो जी, क्लियर है? डन। अब इधर देखिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अब कहते हैं कि अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, तो उस केस के अंदर सारे के सारे आईडीज होंगे, ऑल आईडीज। समझ आ रही बात? ऑल आईडीज। यही वाली बात देखो आपको यहां पर इजीली देखने को मिल रही है। ये देखो कॉम्पोजिशन में, क्या यही बात मैंने आपको बताई है? कमिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 2/3 जो है वो आईडीज होंगे। इन केस लिस्टेड एंटिटी हैव आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर, अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू करके, ऑडिट कमिटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ आईडीज। ये देख लो, ऑडिट कमिटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ आईडीज। यस सर। अब आप मेरे को एक बात बताइए बेटा प्लीज ध्यान से, कि इसका मतलब या तो 6 में से 4 आईडीज हैं या 6 के 6 आईडीज हैं, यही हो रहा है ना? या तो 6 में से 4 आईडीज हैं या 6 के 6 आईडीज है, राइट? अब आप ये बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिट कमिटी क्या है? ऑडिट कमिटी है बॉडी ऑफ आईडीज। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहूं तो एक तरीके से बॉडी ऑफ आईडीज है, बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, जिसमें से 2/3 या कम से कम या तो सारे, अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किया, नहीं किया तो एटलीस्ट 2/3 जो है वो कौन होंगे? आईडीज होंगे। अब ये आईडीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं। तो कहने से वो जो स्कोप था कि भाई कहीं ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल गए, वो वाला स्कोप लॉ मेकर ने यार तोड़ दिया, खत्म कर दिया। बोलो जी, बोलो बेटा, मेरी बात को समझ आ रहा है? क्या सॉल्यूशन दिया लॉ मेकर ने? कि पूरी कोशिश करी कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर, स्टार्ट ऑडिटर मिलके जो सांठगांठ बना सकते थे, जो लॉबिंग कर सकते थे, उसको तोड़ने के लिए बीच में ऑडिट कमेटी डाल दी। ठीक है जी, डन बेटा। और फिर इसके बाद पहले ये उसको एग्जामिन करते हैं। मतलब आप मेरी बात को समझना जो मैं कह रहा हूं, स्टैट ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है, उसकी ट्रू एंड फेयरनेस चेक करता है। ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, उसकी ट्रू एंड फेयरनेस चेक करते हैं। समझ आ गई बात? ऑडिट कमिटी ऑडिट रिपोर्ट की ट्रू एंड फेयरनेस को चेक करता है। ठीक है जी। इसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट इनके पास जाती है, समझ रहे हो? इसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट फिर इनके पास जाएगी, और फिर ये उस ऑडिट रिपोर्ट पे को देख के अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे। आई होप हम सब लोगों को सारी की सारी बात समझ आ गई। ठीक है जी। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्लैरिटी मिल गई बेटा? यस सर, एब्सोल्युटली। अब इधर देखिएगा ये कह क्या रहा है, देखिए, दी ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड एंटाइटी, वो जो लिस्टेड एंटाइटी की ऑडिट कमिटी है, अब आपको समझ आ गई कि रेगुलेशन 18 के हिसाब से होनी भी चाहिए, हर लिस्टेड एंटाइटी की होगी। और अभी आपको ऑडिट कमेटी के बारे में 3 बातें समझ आ गई। पहला कि कम से कम 3 मेंबर होंगे, 3 लोग होंगे ऑडिट कमेटी में। दूसरा, 2/3 जो है वो आईडीज होंगे, लेकिन अगर एसआर इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू कर रखे हैं तो सारे के सारे आईडीज होंगे, इसलिए मैं इसे कमिटी ऑफ आईडीज बोलता हूँ बेसिकली। ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन पर्टिकुलर द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अनलिस्टेड सब्सिडरी। ये देख रहे हो, जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है, जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है उसकी उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करी हैं, अनलिस्टेड सब्सिडरी ने जहां जहां इन्वेस्ट किया है, उसको ऑडिट कमेटी चेक करेगी। ये बात समझ आ रही है? बोलो जी, थर्ड पॉइंट समझ आया क्या कह रहा है बेटा?
थर्ड वाला, ये सेकंड वाला मेन पॉइंट जो है ये समझ आया। सेकंड वाला पॉइंट हम यहाँ बना देते हैं। ये सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि बॉस एक है लिस्टेड एंटिटी, इसकी सब्सिडरी 1, इसकी सब्सिडरी 2, इसकी सब्सिडरी 3, इन तीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इस लिस्टेड एंटिटी की जो ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है वो इन तीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे। और रिव्यू में पर्टिकुलरली क्या रिव्यू करेंगे, फोकस किस पे रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स मेड। और ये कौन सी सब्सिडरीज है, ये अनलिस्टेड सब्सिडरीज है, ठीक है जी, अनलिस्टेड सब्सिडरीज है। लिस्टेड सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा, लिस्टेड में तो लोडर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब मेरा एक सवाल और है, आप एक बार बेयर रेगुलेशन को ही चेक करो क्या, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी, मटीरियल वर्ड नहीं कह रहा है यहाँ पे। तो आप एक बार बेयर रेगुलेशन में चेक करो वहां मटीरियल वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा ना, इससे मीनिंग बदल जाएगा। मटीरियल सब्सिडरी है तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर इन तीनों में से सिर्फ S1 और S3 है, और अगर अनलिस्टेड सब्सिडरी है तो फिर S1 और S2 है, सॉरी। और अगर मटीरियल सब्सिडरी नहीं लिखा, सब्सिडरी लिखा, तो फिर तीनों आ जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो जी। आईडी वाली बात पे तो ये जो इसका आईडी है यहाँ होगा, ये तो मटीरियल सब्सिडरी के लिए है, लेकिन यहाँ पर इसने सब्सिडरी वर्ड लिखा है, तो बेयर रेगुलेशन में चेक करो क्या अनलिस्टेड सब्सिडरी है, मटीरियल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली रिक्वायरमेंट सबके लिए आ जाएगी, बोलो जी। इसका मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट सबके लिए आ जाएगी, है ना। या मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दूं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, देखो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए ऐसे कर देता हूँ, सुनो। ये है सब्सिडरी 1, ये है सब्सिडरी 2, ये है लिस्टेड सब्सिडरी 2। अब सुनना ध्यान से इधर, इसके फाइनेंस, और ये है मटेरियल, ये है मटेरियल, ठीक है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी इससे आपकी। अब मेरे को बताओ कि ये इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी के, यस। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रिव्यू करेगा अनलिस्टेड, चाहे मटेरियल है या नहीं है। क्या इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, आंसर इज नो। इसमें नो है, इन दोनों में यस है। आई होप आई एम क्लियर बेटा, बोलो जी, क्लियर है सबको, डन 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 डन, यस सर, अच्छे से समझ आ गई। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है इसका मतलब ये कि अनलिस्टेड कहाँ है, कहाँ कहाँ पैसा लगाती है वो देखेगी, यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अनलिस्टेड सब्सिडरी कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है वो ऑडिट कमेटी चेक करेगी। क्लियर है बेटा सबको, डन बच्चे, वो ऑडिट कमेटी चेक करेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 हमारा। ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड अनलिस्टेड सब्सिडरी, अनलिस्टेड सब्सिडरी की जो बोर्ड मीटिंग्स है, मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी मतलब अनलिस्टेड सब्सिडरी की जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उसके मिनट्स, उसकी प्रोसीडिंग्स shall be placed at the meeting of the board of directors of the listed entity। क्लियर है सबको, बोलो जी, क्लियर है ये बात। अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखना चाहूं, अगर मैं यहाँ सिंपल तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो लिस्टेड एंटिटी है उसकी जितनी भी अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, अनलिस्टेड सब्सिडरी 1, मतलब अब तो एक में ही डाल देते हैं, क्लियर हो गया ये जो लिस्टेड एंटिटी है इसके अंडर जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है इसकी, इस अनलिस्टेड सब्सिडरी की जो बोर्ड मीटिंग है उसके जो मिनट्स हैं, उस बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड के सामने रखे जाएंगे। लिस्टेड एंटिटी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके सामने इसको प्लेस किया जाएगा। क्या कहते हो बेटा, बोलो जी, उसके सामने इसको प्लेस किया जाएगा। यस सर एब्सोल्युटली, ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है जी। The minutes of the meetings of the board of directors of unlisted subsidiaries shall be placed at the meeting of the board of directors of listed entity, ठीक है जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इनकी जब बोर्ड मीटिंग होगी तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब बोर्ड मीटिंग होगी इसी तरीके से हमको करना चाहिए, डन, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो हमने क्या पढ़ा,
हमने पढ़ा कि सर जो हमारी लिस्टेड एंटाइटी है उसका एक आईडी जो है वो मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में डायरेक्टर होना चाहिए। मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या है? जिसकी इनकम या नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ ऑफ ऑल दी लिस्टेड एंटाइटी एंड ऑल इट्स सब्सिडरी उससे 20% से ज्यादा है, तो ये इस केस के अंदर हम उसे मटेरियल मानेंगे। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि सर जो सारी सब्सिडरीज है उनका जो इन्वेस्टमेंट है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिफ्लेक्ट करेंगे और वो किसके सामने रखा जाएगा? ऑडिट कमेटी के सामने रखा जाएगा। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें से 2/3 इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर हमारी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं तो फिर सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे ऑडिट कमेटी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि सर अनलिस्टेड सब्सिडरी की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लिस्टेड एंटाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बोर्ड मीटिंग में प्लेस किए जाएंगे। ठीक है सर, ये वाली बात समझ आ गई। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। यहां देखिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट, इसको देखिएगा, इसमें एक और कैच है। द मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल पीरियोडिकली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटाइटी। मतलब अनलिस्टेड सब्सिडरी की मैनेजमेंट पीरियोडिकली लिस्टेड एंटाइटी के डायरेक्टर्स के सामने कुछ लाएगी। क्या लाएगी वो भी देखते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स, all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted subsidiary। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अनलिस्टेड सब्सिडरी, अब इधर देखना ध्यान से, अनलिस्टेड सब्सिडरी अपनी लिस्टेड एंटाइटी को बताएगी। क्या बताएगी? ये वही लिस्टेड एंटाइटी है जिस पे लोडर एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? हर लिस्टेड एंटाइटी पे होगा। तो अनलिस्टेड सब्सिडरी क्या करेगी? लिस्टेड एंटाइटी के सामने अपनी रिपोर्ट देगी, इन्फॉर्म करेगी। लैंग्वेज क्या कह रहा है देखो, कह रहा है पीरियोडिकली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द डायरेक्टर्स, क्या? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये अनलिस्टेड सब्सिडरी है, इसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन वर्ड है, अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो डोरमेंट कंपनी में आता है। तो अगर इसने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट करा है, इसने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट करा है, पहली बात तो ये जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट करा है, इसको फिर इनके सामने, इनकी नोटिस में, इनकी नॉलेज में डाला जाएगा। समझ आ गई बात? इनकी नोटिस में डाला जाएगा क्या? वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट। अब यहां पर एक सवाल आ जाता है कि सर ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट होता क्या है? बोलो हाँ या ना। मतलब अनलिस्टेड सब्सिडरी जब भी कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट करेगी तो वो लिस्टेड एंटिटी के नॉलेज में डालेगी, लेकिन वो होता क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा इधर क्या कह रहा है। अब इसका भी अपना एक मीनिंग दिया गया, एक्सप्लेनेशन इसी के अंदर दी गई है। इसका मतलब फॉर द पर्पस ऑफ दिस, यही डेफिनेशन चलेगी। क्या कह रहा है देखो, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट शैल मीन, यानी कि यही मीनिंग लेना है, मीन है, इंक्लूड नहीं है, तो यही मीनिंग लेना और शैल है। Any individual transaction or arrangement that exceeds or is likely to exceed, मतलब exceed हो गई है या होने वाली है, ये बात समझ आ रही है? हो गई है या हम श्योर है कि हो जाएगी, हो गई है या हम श्योर है कि हो जाएगी। 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, पॉइंट नंबर 1, एक्सीड्स है और 10% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी। 4 ऑप्शन दिए। कहता है सर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन या एक अरेंजमेंट जो कि एक्सीड कर रहा है या करेगा, लाइकली टू एक्सीड, पता करेगा या कर चुका या करेगा, राइट? लाइकली टू एक्सीड, होने वाला एक्सीड 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी एज द केस में बी ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। क्या मतलब हुआ इसका? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इधर सुनेगा ध्यान से। ऑप्शन क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। रेवेन्यू, रेवेन्यू रहा है, टोटल एक्सपेंस रहा है, टोटल एसेट्स जो आपकी रही है, या टोटल लायबिलिटी जो आपकी रही है। ठीक है, हम एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो जो एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो मोर देन 10%
ऑफ द लास्ट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्स या लायबिलिटी है। एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? ये ट्रांजैक्शन हो सकती है हमारी रेवेन्यू की, एक्सपेंडिचर की, एसेट्स की या लायबिलिटी की। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा, छोटा सा एग्जांपल। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमारी टोटल लायबिलिटीज शो हो रही थी ₹100 करोड़ की। सब्सिडरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सब्सिडरी की, वो जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है उसकी बैलेंस शीट में लास्ट ईयर टोटल लायबिलिटीज 100 करोड़ रुपीस की शो हो रही थी। ठीक है, इस साल हमने क्या किया, हमने एक न्यू बोरोइंग कर ली, हमने लोन ले लिया बैंकर से ₹15 करोड़ का। तो क्या हमारी एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्या पिछले साल की लायबिलिटी से 10% को एक्सीड कर गई? बोलो हाँ या ना। क्या 10% को एक्सीड कर गई? टोटल लायबिलिटी पिछले साल कितनी थी हमारी? 100 करोड़, उसका 10% कितना हुआ? 10 करोड़। और ये हमने एक लोन ले लिया, नया लोन ले लिया एक हमने, और नया लोन लेते ही 15 करोड़ का लोन लिया। तो क्या ये एक सिंगल लोन जो हमने बैंक से लिया, एक सिंगल ट्रांजेक्शन, क्या हमारे पिछले साल की टोटल लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है ना जो हमने लोन लिया, तो क्या एक लायबिलिटी की ट्रांजेक्शन पिछले साल की टोटल लायबिलिटी के 10% से ज्यादा हो गई? बोलो हाँ या ना, बोलो जी। पिछले साल की टोटल लायबिलिटी कितनी आ रही है? 100 करोड़ आ रही है, उसका 10% कितना हो गया? 10 करोड़। यहां हमने एक लोन ले लिया, एक सिंगल लोन ले लिया बैंकर से 15 करोड़ रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। ये हमने एक ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है जी, ये हमने एक लोन लिया है, ठीक है जी, ये हमने लिया लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, यही अगर हमने ऐसे किया होता कि हमने 5-5 करोड़ के तीन लोन बैंक से लिए होते, 5-5 करोड़ के 3 लोन बैंक से लिए होते, तो फिर उस केस के अंदर हमने तो अपनी लास्ट ईयर की लायबिलिटी जो 100 करोड़ थी टोटल, उसका 5% लिया, 3 अलग अलग बैंकों से 5-5% लिया। एक ट्रांजेक्शन तो 10% से एक्सीड नहीं हो रही। तो अगर हमने 15 करोड़ का एक बैंक से लिया है तो हमें बताना पड़ेगा अपनी लिस्टेड एंटिटी प्रमोट जो होल्डिंग कंपनी है हमारी। लेकिन अगर हमने 5-5 करोड़ के 3 लिए होते तो इसका मतलब एक ट्रांजेक्शन 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो रही, तो उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आया बेटा सबको? बोलो जी, पक्का? मैं यहां पर पोल कर रहा हूं, पोल करके मुझे बताइए क्या सारे बच्चों को 100% क्लैरिटी मिल गई? सारे बच्चों को 100% क्लैरिटी है? यस सर, बढ़िया, डन 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 डन, बढ़िया, एब्सोल्युटली बात समझ आ गई, राइट, ठीक है जी, डन। अरेंजमेंट में नहीं आएगा अलग अलग बैंक से ना, वो अरेंजमेंट में नहीं आएगा। अरेंजमेंट का मतलब तो हो गया कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, वो उसकी बात कर रहा है। सर अगर रेवेन्यू 200 करोड़ है, अब बात कर लेते हैं, सुनो अब इधर बात कर लेते हैं। सर रेवेन्यू अगर हमारा 200 करोड़ है, रेवेन्यू अगर हमारा 200 करोड़ है, ठीक है, मान लो पिछले साल का हमारा रेवेन्यू 200 करोड़ था, आप ये कह रहे हो, ठीक है ओम, यही कह रहे हो बेटा? सर अगर हमारा रेवेन्यू 200 करोड़ होता, ठीक है, अब मान लो इस साल हमारी एक ट्रांजैक्शन हुई है जिससे हमें 24 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, एक ट्रांजैक्शन हुई है जिससे हमें 24 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, तो इसमें भी वही देखेंगे 10%। समझ आ गई बात? अगर एक ऑर्डर आया जिससे 14 करोड़ का, 14 करोड़ का आया, तो फिर वो 10%, इसका 10% 20 करोड़ हो गया, तो 20 करोड़ से ज्यादा, तो मतलब जितने भी ऑर्डर्स 20 करोड़ से ज्यादा वाले आ रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। समझ आ गई बात सबको? ओम क्लियर है बेटा? राइट, समझ आ गया? तो रेवेन्यू को रेवेन्यू से देखेंगे, एक्सपेंस को एक्सपेंस से देखेंगे, एसेट को एसेट से देखेंगे, लायबिलिटी को लायबिलिटी से देखेंगे। राइट बच्चे? यस सर, ये वाली बात हम सब लोगों को अच्छे से समझ आ गई, डन। तो यहां पर हमारा रेगुलेशन नंबर 24 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब अगर हम इसको पूरा का पूरा, जब हम वॉइस नोट बनाते हैं इसका, तो वॉइस नोट तो हमारा बनता है भाई साहब 2 मिनट में, कहने के लिए हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, पर वॉइस नोट बनाओगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स है सब्सिडरी कंपनी के लिए, टोटल मिला के 4 रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो लिस्टेड एंटिटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर कम से कम, वो मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी के अंदर जो है डायरेक्टर होना चाहिए, फिर चाहे वो मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इंडिया में या इंडिया के बाहर है। दूसरी चीज क्या है कि सर जो जो अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, अब इसमें सारी आएंगी,
उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका ऑडिट, उनको उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स किसके सामने रखे जाएंगे? लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कमेटी के सामने रखे जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या आ गया कि सर जो अनलिस्टेड सब्सिडियरी है उसकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उनके जो मिनट्स हैं वो भी कहाँ रखे जाएंगे? लिस्टेड एंटिटी के डायरेक्टर्स के सामने रखे जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या आ गया? अनलिस्टेड सब्सिडियरी कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट करती है तो उसके बारे में वो किसको बताएगी? अपनी लिस्टेड एंटिटी को बताएगी। अब यहाँ पर दो मीनिंग आ गए, एक मटीरियल सब्सिडरी का क्या मीनिंग है और दूसरा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन क्या होती है। मटीरियल सब्सिडरी का क्या मीनिंग है सर? ऐसी सब्सिडरी जिसका इनकम, जिसका खुद का इनकम या जिसकी खुद की नेटवर्थ अगर कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ ऑफ उसकी लिस्टेड एंटिटी जो होल्डिंग कंपनी है और सारी सब्सिडीज का मिला के जो कंसोलिडेटेड है, उसका खुद का इनकम सारी सबका कंसोलिडेटेड इनकम से 20% से ज्यादा है क्या? जो 20% आएगा उससे ज्यादा है, या उसकी खुद की नेटवर्थ सारी कंसोलिडेटेड नेटवर्थ से 20% से ज्यादा है, तो फिर वो मटीरियल सब्सिडरी मानी जाएगी। एंड इसके बाद सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट का मतलब है कि बॉस कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें लास्ट ईयर की जो आपकी टोटल एसेट्स थी, टोटल एबिलिटी थी, टोटल रेवेन्यू था, टोटल एक्सपेंडिचर था, उसके कंपैरिजन में कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट ऐसा हुआ है जिसके अंदर आपने क्या किया? आपने 10% से ज्यादा कर दिया एक्सीड। जैसे अगर पिछले साल का रेवेन्यू से इस साल के मतलब हम कंपेयर करेंगे एप्पल टू एप्पल, टोटल रेवेन्यू से इस साल के रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन को देखेंगे, सिंगल ट्रांजेक्शन को, टोटल एक्सपेंस से यहाँ पर सिंगल एक्सपेंस देखेंगे, एसेट से एसेट, लायबिलिटी से लायबिलिटी। एक चीज और सर, फिर ये बताओ, आपने सिंगल ट्रांजेक्शन तो बोल दिया, लेकिन अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट का तो हमें मतलब ही नहीं समझ आया। फिर अब अरेंजमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। हमने बैंकर के बाद पिछले लास्ट ईयर की हमारी टोटल लाइबिलिटीज जो थी वो थी, मान लो फॉर एग्जांपल हमारी टोटल लाइबिलिटीज 100 करोड़ की। इस बार हम बैंकर के पास गए, 3 बैंकर के पास गए, तीनों से हमने 5-5 करोड़ का लोन लिया। आप बताओ कि क्या ये सिंगल ट्रांजेक्शन है? नहीं है। इसका मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है, 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन, और तीनों ट्रांजेक्शन 5-5% की है। तो इस केस में हमें बताना नहीं पड़ेगा। ये बात तो सबको क्लियर है? फटाफट से बताइए, ये बात तो सबको क्लियर हो गई? यस सर, एब्सोल्युटली। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा, जो बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कि हमने एक ही बैंकर से लोन लिया। हम एक बैंकर के पास गए, हमने उस बैंकर को बोला कि बैंकर भाई हमारे साथ लोन अग्रीमेंट कर, हमको 15 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, लेकिन 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 15 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, लेकिन हमें चाहिए 5 करोड़ आज, 5 करोड़ 2 महीने बाद, फिर 5 करोड़ अगले क्वार्टर में या अगले 2 महीने बाद। लेकिन अग्रीमेंट तेरा हमारा 15 करोड़ का हो रहा है, 5-5 करोड़ हमें 3 बार तू देगा। तीन तीन इसको बोलते हैं ट्रांचेस, TRANCHE। तो 3 ट्रांचेस में हमें 5-5 करोड़ देगा। अब यार चाहे 3 बार हमारे अकाउंट में पैसा हिट हुआ है, लेकिन ये अरेंजमेंट तो एक ही हुआ है ना। बात समझ आ गई? एक ही बैंक से अरेंजमेंट हुआ है, ट्रांजेक्शन चाहे 3 है, 3 बार हिट हुआ है, लेकिन इसको हम एक ही अरेंजमेंट मानेंगे और इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। समझ आ गई बात सबको? ऑल क्लियर? बोलिए जी। डन बेटा, समझ आ गया कि एक बैंकर है इन्वॉल्व, राइट। अब एक बार आप रेगुलेशन नंबर 24 को पूरा पढ़ लो। एक बार रेगुलेशन नंबर 24 को पढ़ लो, इसमें से भी पढ़ो और बेयर रेगुलेशन में से भी पढ़ो। इसमें से भी पढ़ना है और जो बेयर रेगुलेशन मैंने आपको दे रखी है उसमें से भी पढ़ना है। पढ़ो पूरा। बच्चा कह रहा है सर सिंगल ट्रांजैक्शन दिखा दो, नोट करना है। वैसे तो सारी चीजें आपको अनअकैडमी पे मिल ही जाएंगी, बाद में PDF डाउनलोड कर सकते हो एडिशनल्स को। हाँ,
क्लास का फायदा ये है डिटेल में पढ़ने का कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही होता है, साथ में याद हो जाती है चीजें, आपको आप अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हमें ऑडिट कमेटी की भी 3 बातें याद हो गई। 3 बातें। पहली चीज, ऑडिट कमेटी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। 3 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से कम 2/3 आईडीज होंगे, और अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो सारे के सारे आईडीज होंगे। और ऑडिट कमेटी कंपनी लॉ में दे रखी है सेक्शन 177 में, और यहाँ देखिए दे रखी है रेगुलेशन नंबर 18 में, राइट। और ऑडिट कमेटी को मैं तो बोलता ही कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हूँ, और ये कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करते, ये ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट करते हैं। बोलो जी, ये ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट करते हैं, ठीक है। बच्चा कह रहा है कि सर बेयर रेगुलेशन में और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, पर आपके लिए कोर्स में है नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली वही वाले पढ़ लो जो यहाँ दिए गए हैं। मैं तो वैसे पूरा पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो ठीक है, जितना आपके कोर्स में दिया गया, ठीक है। डन जी, देख लो वो सारे पॉइंट्स पढ़ लो, क्लियर है। अब ये वाली चीज देखने वाली है, ये वाली चीज देखने वाली है, यही कशिश अभी उसी चीज पे मैं आने वाला था, इसलिए मैंने कहा था कि बेयर रेगुलेशन को देखो। इसका मतलब पहले क्या होता था, रेगुलेशन नंबर 16 में इनकम और नेटवर्थ की बात होती थी, और रेगुलेशन नंबर 24 में भी इनकम और नेटवर्थ की बात होती थी। अब रेगुलेशन नंबर 16 में इनकम की जगह टर्नओवर कर दिया, क्या 24 में भी टर्नओवर कर दिया, वो देखना जरूरी है। क्या 24 में भी टर्नओवर कर दिया, वो देखना जरूरी है, राइट। तो मॉड्यूल अब समझ गए क्यों साथ में बेयर रेगुलेशन हम रेफर करते हैं, समझ गए क्यों साथ में बेयर रेगुलेशन रेफर करते हैं। इसका मतलब यहां पर भी अब इनकम की जगह अमेंड होके टर्नओवर हो गया, राइट। मतलब दोनों में 16 में और 24 में एक साथ अमेंडमेंट आई है, 16 में और 24 में इसका मतलब एक साथ अमेंडमेंट आई है, तो यहां पर भी फिर हम इनकम की जगह क्या ले लेंगे, टर्नओवर ले लेंगे। तो मतलब दोनों में ही इनकम हटा के टर्नओवर कर दिया गया है रेगुलेशन नंबर। मुझे लगा कि मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि एक बार चेक कर लो, और इसीलिए हम लोग वेयर रेगुलेशन को यूज करते हैं। पहले 10 और 20% का फर्क था, लेकिन पहले वहां भी इनकम और नेटवर्क था, यहाँ भी इनकम और नेटवर्क था। मुझे लगा कि वहां पे टर्नओवर तो कर दिया, क्या यहाँ पर भी टर्नओवर कर दिया, यस। इसका मतलब दोनों में ही टर्नओवर और नेटवर्क देखना, इनकम नहीं देखना। लेकिन फर्क क्या है, रेगुलेशन नंबर 24 पढ़ते हुए 20% का क्राइटेरिया फॉलो करना है, और रेगुलेशन नंबर 17 से 27 में बाकी रेगुलेशंस पढ़ते हुए हमको 10% वाला जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना है। अब ये टर्नओवर है, रोहन कह रहा है नहीं सर इनकम ही है, चेक कर लो। मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो, ध्यान से समझ लो। रोहन कह रहा है कि नहीं सर इनकम ही है, रोहन इसका मतलब आप गलत फाइल चेक कर रहे हो। मैंने कई बार समझाया हुआ है आप लोगों को, कई बार समझाया कि जो आप रेगुलेशन खोलते हो बेयर रेगुलेशन जाके, वो खुली हुई वाली सही नहीं होती, ऊपर से दोबारा खोलनी होती है। याद आ रहा है सबको? मैं एक बार समझा देता हूँ, देखो इधर ध्यान से देखो। हम कैसे खोलते हैं सेबी लोड, मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर देखो, मैंने लिखा सेबी लोडर रेगुलेशन 2015, ये लिख दिया मैंने, सेबी लोडर रेगुलेशन 2015। ये देखो सेबी का लिंक आ गया, ठीक है। जैसे ये सेबी का लिंक आया, मैंने इस लिंक को क्लिक किया, इस लिंक को क्लिक करते ही देखो ये मेरे को यहाँ पर ले गया, यहाँ ले गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कब की दिखा रहा है अमेंडेड, देखो ये दिखा रहा है लास्ट अमेंडेड 20 सितंबर 2023। ये गलत फाइल होती है, मैंने कई बार बताया हुआ है, ये फाइल गलत होती है, सही नहीं होती। कभी भी ये हमें डायरेक्ट अच्छे लिंक पे नहीं लेके जाता। हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाना है, ये गलत लिंक है, ये अनअमेंडेड दिखा रहा है, पुरानी वाली। हमको ना जहां पर ये लीगल लिखा है, लीगल, इस पे क्लिक करके रेगुलेशंस पे दोबारा क्लिक करना होता है। जब हम रेगुलेशंस पे, लैपटॉप की बैटरी गई, अब इधर देखिएगा ध्यान से। जैसे ही हमने रेगुलेशंस पे दोबारा क्लिक किया, तो रेगुलेशंस पे दोबारा क्लिक करते ही आपको देखो नीचे रेगुलेशंस की लिस्ट आ जाएगी। देखो आजा भाई, ये देखो, जैसे हमने रेगुलेशंस पे दोबारा क्लिक किया तो नीचे रेगुलेशंस की लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में से हमको जाना है 2015 वाली लिस्ट में, और 2015 वाली लिस्ट में जब हम यहाँ गए, देखो ये देखो लिखा है सेबी लोडर रेगुलेशन 2015 लास्ट अमेंडेड 12 दिसंबर 2024। 12 दिसंबर 2024 को लास्ट अमेंड हुई है, ये वाली उठानी है हमें, वो हमें सही वाली नहीं दिखाता। और ये वाली जब आप उठाओगे 12 दिसंबर वाली, इसमें जब आप रेगुलेशन 24 में जाओगे, अब इसमें जब आप रेगुलेशन नंबर 24 में जाओगे, ये देखो ये रही रेगुलेशन नंबर 24, और इसमें जब आप मटेरियल सब्सिडरी की डेफिनेशन में जाओगे तो देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर मटेरियल सब्सिडरी में टर्नओवर कर दिया। देखो देखो
टर्नओवर और नेटवर्थ, तो ये टर्नओवर वही एक्सीड्स 20%, ये देखो एक्सीड्स 20%, तो यहाँ भी टर्नओवर कर दिया। अब ये अमेंडमेंट कब आई हुई है, ये अमेंडमेंट नंबर कौन सी है, 199। 199 कब आई है, ये हमको नीचे दिख जाएगी, देखो ये अमेंडमेंट नंबर 199 कब आई है, अगर हम देखेंगे तो ये रही अमेंडमेंट नंबर 199। इनकम की जगह क्या कर दिया, इनकम की जगह क्या कर दिया, द वर्ड इनकम सब्स्टिट्यूट हो गया बाय टर्नओवर। कब हुआ है, 13/12/2024 को, तो 13/12/2024 को हुआ है। अब मेरी बात को सुन लो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुनना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं समझ लो। ये अमेंडमेंट कब आई है, ये आई है 13/12/2024 को। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको अमेंडमेंट देखना और ये सब आ गया। अब सुनो, 13 दिसंबर 2024 को अमेंडमेंट आई है, और इस अमेंडमेंट के हिसाब से आपको रेगुलेशन नंबर 16 में और रेगुलेशन नंबर 24 में जब आप मटेरियल सब्सिडरी की बात कर रहे हो, तो मटेरियल सब्सिडरी में जहां पर आपको दिया गया था इनकम और नेटवर्थ, अब इसमें इनकम की जगह क्या कर दिया है, टर्नओवर कर दिया है। लेकिन आपके लिए कहानी में क्या ट्विस्ट है उसको समझ लो। आपके कोर्स में जून 25 के एग्जाम के लिए, जून 25 का जिसने एग्जाम देना है उसके लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती है टिल 30th नवंबर। आपके लिए अमेंडमेंट्स टिल 30th नवंबर एप्लीकेबल होती है, और अमेंडमेंट्स टिल 30th नवंबर होती है। इसका मतलब आप समझ गए कि जिनका जून 25 में एग्जाम है वो बच्चे इनकम ही लिखेंगे, समझ आ गई बात। और जिनका उनके बाद एग्जाम है दिसंबर 25 और ऑनवर्ड्स, समझ गए जी, दिसंबर 25 या उसके बाद वो बच्चे यहाँ पर टर्नओवर लिखेंगे। क्लियर है जी सबको जनाब, बोलो जी, सब लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ आ गई। अब वो जून 25 वाला बच्चा भी फालतू का ज्ञान लिख के नीचे अपनी मर्जी से डालना चाहे तो बात अलग है, फालतू का ज्ञान लिख के डालना चाहे तो, समझ आ गई बात सबको। तो यहां पर हमें 1.25 घंटा जरूर लगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से रेगुलेशन नंबर 24 को घुट के पी लिया, सही कह रहा हूं, डन बच्चे, राइट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन दिस इज सीएस अमित वोरा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो बच्चे आपने इस पूरे लेक्चर को जब देखा तो आपने इससे क्या सीखा, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे हम करते हैं, हम हमेशा अपनी कोई भी नई क्लास जब नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हम हमेशा किसी भी बच्चे को रैंडमली उठाते हैं और उससे हम पूरा रिवाइज कराते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। काइंड ऑफ लास्ट क्लास का पूरा रिकैप हो जाता है स्टार्टिंग के 5-7 मिनट के अंदर, जैसा आपने इस लेक्चर में देखा। इससे क्या होता है, जितने भी बच्चे हमसे अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं उन सब लोगों को पता होता है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर सर किसी से भी पूछ लेंगे तो मेरा नंबर आ सकता है, तो इसीलिए बच्चा लास्ट क्लास वाला पूरा का पूरा लर्न करके आता है। सेकेंड चीज आपको क्या सीखने को मिलती है, आपने देखा इस बच्ची ने जिसने आंसर सुनाया, इसने रेगुलेशन नंबर छोड़ो उसके साथ साथ सब रेगुलेशन नंबर जो है वो भी इस बच्चे ने बताए। इसका मतलब जब आप साथ साथ चीजें पढ़ते हो तो आपको रेगुलेशन, सब रेगुलेशन, सारी चीजें याद हो जाती हैं। तीसरी चीज आपने क्या देखी कि हमने मॉड्यूल को बेस माना और हमने मॉड्यूल में से अपनी रेगुलेशन नंबर 24 को पढ़ा। वही मॉड्यूल को बेस मानने के साथ साथ हम मॉड्यूल पे रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि मॉड्यूल में अमेंडेड चीजें नहीं होती हैं। तो हमने क्या किया, उसके साथ सेबी का बेयर रेगुलेशन भी निकाला और सेबी का बेयर रेगुलेशन निकाल के हमने देखा कि वाकई में हमारा मॉड्यूल जो है वो अनअमेंडेड था, जबकि सेबी की लेटेस्ट अमेंडमेंट हमको पढ़नी होती है। इसके साथ साथ आपने और क्या सीखा, कोई भी वर्ड कहीं पर आ रहा है तो हमको उसका पूरा डिटेल्ड कनेक्टिविटी करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा जब हम ऑडिट कमेटी की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया, सीधा हम रेगुलेशन 24 से उठ के अपने रेगुलेशन नंबर 18 पे गए और हमने वहां ऑडिट कमेटी से कनेक्ट किया, राइट बच्चे। इसके साथ साथ आपने और क्या देखा कि क्या हम अपने नोट्स भी देते हैं। आपने देखा कि जहां जहां पर भी रिक्वायर था हमने अपने चार्ट्स बनाए और वो जो चार्ट्स हमने बनाए वो देखने के बाद आपको समझ आ गया कि यस, अच्छे से हमको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज आपको लर्न करना है एज इफ आपसे एजुकेटर नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला है।
दूसरी चीज, आपको मॉड्यूल रेफर करना है। आपने देखा हम क्लॉज वाइज मॉड्यूल पढ़ते हैं। इसके बाद आपको जितना मॉड्यूल में कंटेंट दिया उसको आपको बेयर एक्ट से या बेयर रेगुलेशन से भी पढ़ना है। चौथी चीज, साथ में आपको चार्ट जरूर बना के रखने हैं, और क्लास खत्म होने के बाद आपको जो एडुकेटर ने पढ़ाया है उसका वॉइस नोट, ऑडियो नोट अपनी आवाज में बनाइए, ताकि आप उसको अपने शब्दों में रिवाइज कर सके। दिस इज द करेक्ट वे टू स्टडी सीएस एग्जीक्यूटिव के लॉस। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम रही होगी बेटा, बहुत काम किया है ये। 1.5 घंटा बच्चे आपके लिए गेम चेंजर होगा, एंड ट्रस्ट मी, आपकी ओवरऑल सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, देन यू विल डेफिनेटली कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू।